जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक बेहद ही खास टॉपिक जिसका नाम है यूनिवर्स। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है बहुत ही समय से मिस्टीरियस टॉपिक बन के रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में कई विज्ञानों का कई मतभेद है, लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा माना जाने वाला मत है हम लोग उसी पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्पेस और टाइम, जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, जब हम पूरे आकाश को देखते हैं, खुले आसमान को देखते हैं, उसमें कई तारे को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, अपनी पृथ्वी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यह बात अवश्य आती है कि आखिर इतना विशाल ब्रह्मांड, इतना विशाल ये जो सारा कुछ दिख रहा है, आकाशीय पिंड, ये सारी दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ऐसी ही दिलचस्प बातों की हम इसमें बात करेंगे इस क्लास में। बने रहिएगा हमारे इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस प्यारे से टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं आज से लगभग 15 बिलियन साल पहले, जब यह ब्रह्मांड बना नहीं था, यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, उस समय यूनिवर्स में शून्य था। समझिए जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, अगर इसमें हम कुछ ना लिखें तो इस पर क्या है, कुछ नहीं है, केवल शून्य है, कुछ नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा ब्रह्मांड है एकदम शून्य था। इसमें ना कोई आकाशीय पिंड, धूल का एक भी कण दोस्तों हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे इस स्पेस में कुछ भी नहीं था। देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानी। देखिए दोस्तों, जब पूरा ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, शून्य था, कुछ भी नहीं था, एकदम जीरो था, एकदम नील बटे सन्नाटा था दोस्तों। यहाँ तक कि धूल का एक भी कण हमारे स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में मौजूद नहीं था। तो यहीं से शुरू होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की असली कहानी। देखिए दोस्तों, उस समय पता नहीं कहाँ से एक अति सूक्ष्म कण, एक अति सूक्ष्म कण या बिंदु कह सकते हैं, वह आया और जिसका जो घनत्व था असीमित घनत्व था। इसमें अपार शक्ति थी, इसका घनत्व जो था असीमित घनत्व था और एकदम सूक्ष्म था। ऐसे समझिए, ऐसे डॉट रख देते हैं तो उसी के बराबर था ये पूरे स्पेस एंड ब्रह्मांड में। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड की, हमारे धरती की, सूरज की, 9 ग्रहों की, तमाम तारों की बस इसी से उत्पत्ति होने वाली है, यहीं से जन्म होने वाला है। तो ये जो कण था, ये जो बिंदु था, उसको कहते थे आदिकालिक पदार्थ। क्या कहते थे? आदिकालिक पदार्थ। अब देखिए, आदिकालिक पदार्थ का जो घनत्व था वह असीमित घनत्व था। लेकिन दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने अब पता किया तो अनुमान लगाया कि उस समय क्या हुआ होगा। क्या हुआ दोस्तों कि पता नहीं कौन सा एक अनजान शक्ति इस आदिकालिक पदार्थ पे जो है खिंचाव का बल कार्य कर रहा था। कोई अनजान शक्ति के कारण खिंचाव का बल कार्य कर रहा था। जैसे ये जो बिंदु है, इस पर खिंचाव का बल कार्य कर रहा था। उसी खिंचाव बल के कारण क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि जब उस बल की जो शक्ति को यह पदार्थ सहन नहीं कर पाया और यह पदार्थ, आदिकालिक पदार्थ, टूट गया। इसमें विस्फोट हो गया। इतना भीषण विस्फोट हुआ कि सेकंड के, मिली सेकंड में, ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड तो बहुत दूर की बात है, मिली सेकंड में जो है क्या हुआ कि ये इसका जो घनत्व है वो अधिकतम घनत्व था ही, असीमित घनत्व तो था ही। तो इसमें क्या हुआ कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो इसके विस्फोट के कारण एक एनर्जी रिलीज हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा असीमित थी। दोस्तों, उस समय जो है ऊर्जा का एक ऐसा समीकरण बना कि ऊर्जा से पदार्थ बन पाना संभव है। और उससे आमतौर पर ऊर्जा से पदार्थ तो बनता नहीं, लेकिन उस समय उत्पत्ति हो रही थी हमारे ब्रह्मांड की। तो उस समय क्या हुआ, ऊर्जा से पदार्थ बन पाना संभव हुआ। देखिए दोस्तों, जब यह असीमित घनत्व वाला जो आदिकालिक पदार्थ है, जब इसमें अज्ञात शक्ति के कारण विस्फोट हुआ तो यह कई टुकड़ों में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे स्पेस में फैल गया, बहुत सारे टुकड़ों में। अगर पूछे कोई कितने टुकड़ों में, तो ऐसे समझिए कि 100 अरब। कितना? 100 अरब से ज़्यादा टुकड़ों में यह विभक्त हो गया। अब यह कितने टुकड़ों में विभक्त हुआ? 100 अरब से ज़्यादा टुकड़ों में यह विभक्त हो गया।
अब देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड की एक एक कण की यहीं से उत्पत्ति होने वाली है। देखिए दोस्तों, यह लगभग 100 अरब से ज़्यादा टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब उन्हीं टुकड़ों को हम लोग, जैसे ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा हो गया, तो इन्हीं टुकड़ों को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। जैसे एक आकाश गंगा, 2 आकाश गंगा, ऐसे कितने आकाश गंगाएं, जितने टुकड़े हुआ उतने आकाश गंगाएं बन गई। देखिए दोस्तों, आदिकालिक जो पदार्थ था यह टूटा और जितने टुकड़े हुए इसमें, उसी को आकाश गंगा कहा गया। अगर कोई पूछ ले कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं हैं, तो बहुत सारी हैं, कोई गिन नहीं पाया। तो ऐसे कहिए कि 100 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब इसको समझते हैं। अब देखिए, यहीं से आपको ये पता चलेगा कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों, ये जो आकाश गंगा हैं ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो सकता है ये सर्पिलाकार हो जाएं, ऐसे सर्पिलाकार हो जाएं, और दूसरा हो सकता है ये दीर्घ वृत्ताकार हो जाएं। एक सर्पिलाकार, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार, और तीसरा होता है निराकार, मतलब उसका कोई आकार नहीं होगा। जैसे ऐसे समझिए, इसे कोई आकार नहीं होगा। तो 3 प्रकार के आकाश गंगाओं के प्रकार हो गए। पहला सर्पिलाकार, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार, और तीसरा निराकार। इसमें कोई आकार नहीं है। यहाँ तक तो हमने अच्छे से समझ लिया। देखिए दोस्तों, अब ये हो गया पूरा ब्रह्मांड। अब इसके एक टुकड़े को हम लेकर समझते हैं। देखिए, जैसे हम इसको लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी टुकड़े में हमारी पृथ्वी है और इसी को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। क्योंकि इतना विशाल है तो इसको पूरा पढ़ना संभव नहीं है, तो एक आकाश गंगा को हम पकड़ते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब उसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात आपको बताना ज़रूरी है। जो हमने इसके पहले जो आदिकालिक पदार्थ था, वो उसका असीमित घनत्व था, उसमें विस्फोट हुआ। इस पूरे प्रक्रम को एक व्यक्ति ने बताया था, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। क्या? जॉर्ज लेमेंत्रे, जो कि बेल्जियम के पादरी थे। बेल्जियम एक देश है यूरोप महाद्वीप का। देखिए दोस्तों, उसने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम रखा बिग बैंग थ्योरी। हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई पूछे कि हमारे यूनिवर्स का जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार हुई, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हमने देखा। वही है सर्वमान्य थ्योरी, यही है बिग बैंग थ्योरी। देखिए दोस्तों, आदिकालिक पदार्थ जब विस्फोट हुआ उसमें, तो कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। उन टुकड़ों को आकाश गंगा कहते हैं। अब हम उसमें से एक आकाश गंगा को लिए हैं, अब उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, ऐसे कितनी आकाश गंगा है हमारे ब्रह्मांड में है, कोई पूछे तो क्या बताना है? 100 अरब से ज़्यादा आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। तो देखिए, ये है हमारा आकाश गंगा, इसमें हम लोग रहते हैं। इसमें हमारा सूर्य है, हमारी पृथ्वी है, बाकी सभी 8 ग्रहों इसी में हैं। तो देखिए दोस्तों, चूंकि ये हमारा है, आकाश गंगा हमारा है, तो हमने इसका एक नाम भी रख दिया। अपने आकाश गंगा का क्या नाम रखा? मिल्की वे, इंग्लिश में। हिंदी में दुग्ध मेखला, और मंदाकिनी भी इसको कहते हैं। देखिए, जो आकाश गंगा का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, उसको कहा जाता है बल्ज। अब इसका जो घनत्व होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, उसमें क्या होता है, इसमें तारे होते हैं। जैसे ये आकाश गंगा है, इसमें असंख्य तारे होंगे। कितने तारे होंगे? असंख्य। तो ऐसे कह सकते हैं कि 100 अरब से 200 अरब। अगर कोई पूछे कि हमारे दुग्ध मेखला यानी हमारे आकाश गंगा में कितने तारे हैं, तो हमको बताना है 100 अरब से ज़्यादा बता देना है। कितना बताना है? 100 अरब से ज़्यादा हमारे आकाश गंगा में तारे हैं। हमारे आकाश गंगा के जो केंद्र है उसको क्या कहा जाता है? बल्ज। इसका घनत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों होता है आपको अब पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, जो बल्ज है आकाश गंगा का केंद्र, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सभी जितने तारे होंगे सभी क्या करेंगे? बल्ज का चक्कर लगाएंगे। यहाँ तक कि जो हमारा सूर्य है यह भी क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य भी क्या करता है? इस बल्ज का चक्कर लगाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कोई तारा अगर इधर किनारे पे है, इस भुजाओं पे है, तो वह नया तारा होगा। कैसा तारा होगा? वह नया तारा होगा। और थोड़ा बीच में या यहाँ पर होगा कोई तारा, और इसका यहाँ से चक्कर लगा रहा होगा, तो वह पुराना तारा होगा, ओल्ड तारा होगा। देखिए, जो तारे होते हैं ये बल्ज का चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते लगाते जब तारों की जो शक्ति होती है वह ख़त्म होने लगती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे यह इसी बल्ज में गिर जाते हैं। और कैसे गिरते हैं? एक ब्लैक होल की तरह बन के गिर जाते हैं। कोई ब्लैक होल बनता है, कोई वाइट वामन या
सफ़ेद वामन बोलते हैं, ऐसे बन के ख़त्म होता है। अभी देखिए आप लोग ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल पे ज़्यादा कंफ्यूज ना हुई, उसको मैं समझाऊंगा बाद में। फिलहाल ऐसे समझिए कि ब्लैक होल एक अति सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म उसका स्पेस जो मतलब उसका जो जगह होगा, उसका जो आयतन होगा सूक्ष्म होगा, लेकिन उसका जो घनत्व होगा बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ब्लैक होल कहाँ जाके गिरते हैं? बल्ज में। इसीलिए बल्ज का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्लैक होल का जो घनत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा समझिए जैसे ये पेन का ये जो हो गया, ये कैफ हो गया, इसी में किसी हाथी को हम मार के भर दिए तो इसका घनत्व कितना हो जाएगा? एक हाथी जैसे हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक छोटे से आयतन में बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल कहाँ जाके गिरता है? बल्ज में। नया तारा कहाँ होता है? आकाशगंगा के शाखाओं पर। और पुराना तारा कहाँ होता है? आकाशगंगा के मध्य में या इधर साइड में। देखिए दोस्तों, अब तारामंडल और नक्षत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए तारामंडल की संख्या होती है 89 और नक्षत्रों की संख्या होती है 27। अब तारामंडल क्या है और नक्षत्र क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सूर्य है, पहली नंबर तो ऐसे समझिए आकाशगंगाओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तारा होता है। क्या होता है? तारा बहुत सारा होता है। और जो तारा होता है क्या करता है? बल्ज का चक्कर लगाता है। उससे पहले थोड़ा सा ये समझिए, ये जो सूर्य है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बल्ज का चक्कर लगाता है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये अपना जो चक्कर है, एक चक्कर को पूरा करता है 25 करोड़ साल में। कितना? 25 करोड़ साल में। 25 करोड़ साल में जाके अपने एक चक्कर को पूरा करता है। और यहाँ पे स्पीड देखिए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चक्कर लगाता है, तब जाके 25 करोड़ साल में ये एक चक्कर को पूरा करता है। अब इससे आप हमारे आकाशगंगा और हमारे ब्रह्मांड की विशालता का अनुभव कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 25 करोड़ साल में इसको कहते हैं एक ब्रह्मांड वर्ष। इसी को कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। कोई बोल दे ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, तो सूर्य द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय होता है 25 करोड़, उसी को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। अब देखिए तारामंडल को समझते हैं। देखिए सूर्य है, सूर्य के आसपास वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तारा के समूहों को पहचाना जो कि एक निश्चित आकार बनाते हैं। जैसे ऐसे समझिए, यहाँ पे पहले नक्षत्र को समझते हैं, उसके बाद तारामंडल को। देखिए जो नक्षत्र होता है 5-5 तारों का समूह होता है। ऐसे ये सूर्य के पास होता है और यह भी क्या करता है, यह सूर्य के पास होता है, यह भी बल्ज का चक्कर लगाता है, चूँकि यह भी एक तारा है। तो नक्षत्र क्या होता है, वह भी एक तारों का समूह होता है जो कि सूर्य के पास होता है एक निश्चित आकार में। वह भी क्या करता है, इसी बल्ज का चक्कर लगाता है। अब देखिए जो सूर्य है 2.25 नक्षत्र को एक महीने में पार कर लेता है। कितने नक्षत्र को? 2.25 नक्षत्र को। देखिए यहाँ से नक्षत्र हो गया। अब हम समझते हैं तारामंडल को। देखिए नक्षत्रों के बाद कुछ और ताराओं के समूह को पहचाना गया, जिसे क्या कहा गया? तारामंडल। ऐसे कितने समूह हैं? 89 है। 89। देखिए ये भी क्या करते हैं, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। देखिए ये हो गया सूर्य और ये हो गया नक्षत्र, ये हो गया तारामंडल। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। और यहाँ से नक्षत्रों की संख्या 27। देखिए जो हमारे हिंदू धर्म में जो ज्योतिष होता है, देखिए वह नक्षत्रों और ग्रहों पर आधारित होता है। ग्रह और नक्षत्रों पर आधारित होता है ज्योतिष। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने देखा कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। आदिकालिक पदार्थ का विस्फोट हुआ जिससे कई टुकड़ों में विभक्त हुआ। उन टुकड़ों को आकाशगंगा कहते हैं। हम अपने आकाशगंगा का एक स्पेशल नाम रख देते हैं। उसका क्या नाम है? मिल्की वे और दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी। यहाँ तक तो हमने अच्छे से समझ लिया। एक चीज़ और समझते हैं। आपको हमने पहले ही बताया था कि जो आदिकालिक पदार्थ था उसमें एक अज्ञात शक्ति कार्य कर रही थी, जो कि उसमें खिंचाव बल लग रहा था। वह खिंचाव बल आपको आश्चर्य होगा आज भी लग रहा है। इसीलिए जो हमारा ब्रह्मांड है लगातार विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक न एक दिन ये जो शक्ति लग रही है, अज्ञात शक्ति, यह बंद होगी और तभी
जो ब्रह्मांड है पुनः अपनी शुरुआत वाली अवस्था में जाएगा। मतलब ये जो फैलाव हो रहा है, फैल रहा है, जैसे ही वो जो शक्ति है बंद होगी तुरंत ही जाके वह चिपक जाएगा और एक आदिकालिक पदार्थ फिर से बन जाएगा। इसको बोलेंगे सुपर क्रंच। क्या बोलेंगे? सुपर क्रंच। और एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ बताते हैं, उसके बाद हम अपनी इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। देखिए, जैसे ये आकाशगंगा हो गया और एक पास की और आकाशगंगा ले लेते हैं और दो आकाशगंगा पास के ले लेते हैं। जो हमारे आकाशगंगा की सबसे पास की आकाशगंगा है, जैसे ये समझते हैं, ये क्या है, मान लेते हैं कि ये आकाशगंगा है। जो हमारे आकाशगंगा के सबसे पास की आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। और उसके पास वाली जो आकाशगंगा यहाँ मान लेते हैं एक आकाशगंगा, इसका नाम है NGC 33। NGC 33। इन तीनों आकाशगंगाओं को जब एक समूह में देखा जाता है, समूह बनाया जाता है, तो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्रंच, जब वो असीमित शक्ति खत्म हो जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ जाएगा, उसको सुपर क्रंच बोलेंगे। और ये जो 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोला जाता है। तो दोस्तों चलिए हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।